In this video, we will discuss and revise the chapter 9th of class 11th physics, that is mechanical properties of solid, also known as, मतलब इसका दूसरा नाम भी है चैप्टर का, वो होता है मेनली इलास्टिसिटी। सो मेनली हमारा 3 to 4 मार्क्स का एग्जामिनेशन में चैप्टर आता है, क्योंकि जो ये हमारा जो पूरी यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल, ये अराउंड हमारी 12 मार्क्स की है। तो इसमें से हमारे मेनली आते हैं 3 चैप्टर, तो इंडिविजुअली 3 to 4 मार्क्स ये सब कैरी करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा मतलब ईजी है, क्योंकि इसमें जो थियोरेटिकल पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है, डेफिनेशंस, और जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत कम है। 1-2 टॉपिक से हमारा न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे बल्क मॉडुलस है हमारे, और यंग मॉडुलस जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वहाँ से मेनली हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है हमारा जो हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है, वहाँ से मतलब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का आता है। सो हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, ताकि जो ये हमारा चैप्टर है इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाएं, और हम जो चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा डीफॉर्मिंग फोर्स। सबसे पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब है अ फोर्स विच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मींस जैसे हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, एनी पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट विच कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज एंड कैन एक्सीलरेट द बॉडी। तो ऐसी फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी की शेप या साइज में चेंज कर दे, तो उस फोर्स को हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है, उसका नाम होता है डीफॉर्मिंग फोर्स। मतलब कि सेम हमारा वही फोर्स होता है, अगर वो मतलब उसका स्पेशल नाम है बस डीफॉर्मिंग फोर्स। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंज कर दे तो उसको बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट आती है हमारी मतलब आता है इलास्टिसिटी। इसका मतलब होता है इफ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी इलास्टिक एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। मींस अगर हम किसी बॉडी पर डीफॉर्म फोर्स लगाएं, मतलब कि डीफॉर्म, जहां पर भी वर्ड आएगा डीफॉर्म फोर्स, मतलब कि फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंज आ रहा है, तो अगर हम किसी बॉडी पर डीफॉर्म फोर्स लगाएं और अगर हम उस फोर्स को मतलब रिमूव कर दे, हटा दे, तो वो जो हमारी बॉडी थी वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं उसकी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आते हैं हमारी प्लास्टिसिटी। इसका मतलब होता है डज नॉट रीगेन, मतलब कि ऑब्जेक्ट पे हमने डीफॉर्म फोर्स लगाई और मतलब उसकी शेप एंड साइज चेंज हो गया और हमने डीफॉर्म फोर्स हटा दी, तो उसका जो शेप एंड साइज है वो मतलब जैसे डीफॉर्म हो चुका है, वो खराब हो चुका है, ऐसी है, वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसमें नहीं गया, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, या फिर उसकी वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक। मतलब कि पूरे यूनिवर्स में हमारी कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि परफेक्टली हम उसको इलास्टिक बोल सके या फिर परफेक्टली प्लास्टिक बोल सकते हैं। उनके बीच में कहीं पर ये लाई करती है। जैसे हम 100% वैक्यूम नहीं कर सकते, ऐसी हमारी हम कहीं पर भी परफेक्टली इलास्टिक या फिर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी को फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेस। इसको समझते हैं। इसका मतलब है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डीफॉर्म बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। मतलब कि अगर हम जैसे हमारे पास कोई बॉल है, मतलब कोई भी बॉल है, हम उसको मतलब प्रेस करते हैं, मतलब उस पर डीफॉर्म फोर्स लगाते हैं, उसका शेप एंड साइज में चेंज आ रहा है, तो जैसे हम उसको फोर्स मतलब दबाते हैं, तो ऐसा मतलब अगर दबा के रखते हैं तो उसकी शेप एंड साइज में चेंज रहता है, लेकिन अगर हल्का सा उसको फ्री कर देते हैं तो वो मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करती है। तो ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश कैसे करती है वो? क्योंकि जो उसके अंदर से मतलब एक फोर्स वर्क करती है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब अंदर की जो फोर्स वर्क करती है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि इसको हेल्प करती है अपने आप को जो ओरिजिनल शेप है उसमें स्टोर करने के लिए। और अगर वो जो हमारी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो पर यूनिट एरिया लग रही है, तो उसको हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है स्ट्रेस, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है मतलब निकालने का, सिग्मा की वैल्यू जो स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, मींस सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। और जो इसकी हमारी यूनिट होती है, मतलब जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वो हमारी पास्कल होती है, मींस एक तरह का हमारा प्रेशर होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का, वो आता है हमारा ml-1 T-2। नेक्स्ट आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इफ देयर इज नो परमानेंट चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी देन स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कि अगर हमारा किसी बॉडी में कोई परमानेंट चेंज नहीं आया उसके कॉन्फिगरेशन में, उसके शेप एंड साइज में, तो हम यूज करते हैं स्ट्रेस इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। और ये हमारा जो स्ट्रेस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्ट्रेस के टाइप। सबसे पहले आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। इसका मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया व्हेन लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ डीफॉर्म फोर्स। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पर मतलब मेनली किसी रोड पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और उसकी लेंथ में चेंज आ जाए, मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाए, मतलब उसको हमने जो रोड को है वो एक तरह से खींचा है और वो जो उसकी रोड की लेंथ है वो बढ़ गई है, तो उस वहां पर जो स्ट्रेस काम करेगा उसको हम स्पेशल नाम से बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस।
नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस आता है हमारा कंप्रेशनल स्ट्रेस। इसका मतलब होता है व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीज अंडर द डीफॉर्म फोर्स। मतलब कि अगर हमने किसी रोड पर या फिर किसी भी मतलब चीज पर डीफॉर्म फोर्स लगाया और उसकी जो लेंथ है वो मतलब डिक्रीज हो गई है, तो वहां पर कौन सा स्ट्रेस वर्क करता है, मतलब कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वर्क करता है, उसका नाम है कंप्रेशनल स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसका मतलब होता है इफ द बॉडी सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई रबर की बॉल है, हम उसको मतलब हाथ में अपने हैंड में रख उसको चारों तरफ से प्रेस करें तो उस जो वहां पर स्ट्रेस वर्क करेगा, जो अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है शेयरिंग स्ट्रेस। इसका मतलब है व्हेन अ डिफॉर्म फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेस। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी रबर है, मतलब इरेजर है, उसको हम मतलब किसी टेबल पे रखी हुई है, अगर हम उसके ऊपर अपना थंब रखकर मतलब उसको थोड़ा सा आगे की साइड प्रेस करें तो वहां पर जो हमारा स्ट्रेस वर्क करता है वो एक तरह वो होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। मतलब कि जो हमारे मतलब फोर्स लग रहा है वो एक तरह से टेंजेंशियली लग रहा है। बॉडी तो हमारी मतलब स्ट्रेट रखी हुई है अब अपनी जगह पर, लेकिन हम उसको थोड़ा आगे की तरफ मतलब प्रेस कर रहे हैं, तो वहां पर जो स्ट्रेस वर्क करता है वो होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। सो ये सब था हमारा स्ट्रेस रिलेटेड, मतलब स्ट्रेस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेन। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब कि स्ट्रेन का मतलब होता है कोई भी हमारी जो भी हमने मतलब डिफॉर्म फोर्स लगाई उसकी वजह से जो कोई भी मतलब शेप एंड साइज में जो चेंज आया वो चेंज अपॉन उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन थी उनके रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेन। मीन्स स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, मतलब कि स्ट्रेन के टाइप्स। फर्स्ट टाइप आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल नाम से ही पता चल रहा है लेंथ में स्ट्रेन, मतलब कि चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब कि हमारे पास कोई रोड है, हमने उस पर डिफॉर्म फोर्स लगाई, उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, तो हम ऊपर रखेंगे मतलब कितना चेंज आया है, मतलब कितनी इंक्रीज हुई है और कितनी डिक्रीज हुई है अपॉन जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी। इससे हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब जैसे हमारे पास कोई रबर की बॉल है या फिर कुछ भी है, मतलब जिसका वॉल्यूम होता है कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, अगर उसको डिफॉर्म फोर्स लगाएं, उसकी शेप एंड साइज चेंज हो गया तो उसमें कितना चेंज आया वो, और उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया उसको रखते हैं अपर साइड, और जिसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको हम रखते हैं डाउन साइड, और उसका जो रेशो आता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है शेयरिंग स्ट्रेन। इसका मतलब होता है द रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस व्हेन वी अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स ऑन द अपर फेस। इसका मतलब है जैसे वही उसी एग्जांपल से समझते हैं, मतलब हमारी कोई रबर है, इरेजर है, हमने उसको टेबल पर रखा है, तो जो उसकी निचले वाली लोअर सरफेस है वो तो टेबल से बिल्कुल मतलब एक तरह से स्टिक हुई है, और मतलब चिपका तो रखी नहीं है लेकिन एक तरह से स्टिक हुई है। तो हम जो अपर सरफेस है उस पर अपने थंब से हल्का सा आगे की साइड प्रेस करते हैं टेंजेंशियली, तो मतलब जो अपर वाली सरफेस है उसमें एक तरह से मतलब आगे की तरफ वो जाएगी, तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो वाला डिस्प्लेसमेंट और जो हमारी जो इरेजर है उसकी जो लेंथ है, मतलब कि जो अपर सरफेस से और जो लोअर सरफेस तक जितनी भी हमारी लेंथ है वो रेशियो को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। ये आता है हमारा थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। एक्स मतलब कि जो हमारा अपर सरफेस है उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, एल मतलब जो हमारे उन अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है उनके बीच का डिस्टेंस, ये हमें बताता है उस बॉडी में मतलब कितना शेयरिंग स्ट्रेन है। नेक्स्ट आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मतलब स्कूल एग्जामिनेशन में भी और कंपटीशन एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब एग्जाम में भी न्यूमेरिकल जो आना है वो इसी टॉपिक से मेनली आना है। इसको समझते हैं। इसका मतलब है एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। मतलब कि हमारे पास कोई भी वायर है, अगर हमने उसको हैंग किया हुआ है और उसमें जितना भी मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमने उस पर कितना जो लोड है वो मतलब अप्लाई कर रखा है। मतलब अगर हम 5 kg का लोड अप्लाई करें तो उसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो 5 kg के अकॉर्डिंग आएगा। अगर हम उस पर 10 kg का लोड अप्लाई कर दें, मतलब 10 kg का हैंग कर दें कोई लोड, कोई वेट लगा दें, तो जो उसमें मतलब एक्सटेंशन आएगा वायर में वो भी कितना आएगा, 10 kg के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन आती है, मतलब कि जैसे मतलब हमारे पास कोई भी वायर है वो एक लिमिट में ही वर्क करेगी। मान लो उसकी लिमिट है 10 kg, 10 kg तक वो हैंग अप्लाई मतलब उस पर 10 kg वेट अगर लगाएं तो वो मतलब उसको बैलेंस कर सकती है। लेकिन अगर हम उस 15 kg या 20 kg लगाएं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। तो ऐसे ही आता है विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कि अगर हम मतलब किसी बॉडी का मतलब कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के विद इन द इलास्टिक लिमिट। मतलब कि
हमारी कोई भी मतलब वायर है वो मतलब तब तक ही अपना मतलब स्ट्रेन कर सकती है, तब तक ही अपनी जो एक्सटेंशन है बढ़ा सकती है जब तक कि मतलब उसकी एक लिमिट आ जाए। मान लो उसकी लिमिट है 10 kg तक, अगर हम 10 kg से आगे चले जाएं तो वो जो है वायर है हमारी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसको हम मतलब मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, मतलब के आता है हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी। ये मेनली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एक पॉइंट आता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन स्ट्रेस और स्ट्रेन, मतलब कि जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, वो हमेशा हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके जो टेम्परेचर है उसका ऑब्जेक्ट का, या फिर जो हमारा उसका ऑब्जेक्ट है उसका जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि हमारा कितना स्ट्रेस लगा हुआ है और उसमें कितना स्ट्रेन हुआ है, उस चीज़ पर डिपेंड हमारा इलास्टिसिटी नहीं करेगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मेनली मैंने बताया जैसे ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा यंग मॉडुलस, ये होता है स्ट्रेन अकर इन लेंथ, मतलब कि जो भी हमारा जो स्ट्रेन होगा मतलब जो चेंज होगा, जो एक्सटेंशन होगा या इंक्रीज डिक्रीज होगा, अगर वो हमारा लेंथ में होगा तो हम वहां पर हम यूज करेंगे यंग मॉडुलस, जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से। सबसे पहले इसको समझते हैं। यंग मॉडुलस का मतलब होता है इट इज बेसिकली मेजर द अपोजिशन ऑफर्ड इन द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी मतलब इसका फिजिकल मीनिंग है, मतलब कि ये हमें बताता है कि जो हमारा लेंथ है ऑब्जेक्ट की लेंथ में कितना मतलब चेंज आने का उसका अपोजिशन। मीन्स की जो यंग मॉडुलस है वो हमें बताता है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ में जो चेंज हो रहा है उसमें कितना अपोजिशन ऑफर हो रहा है। जितना भी अपोजिशन ऑफर होता है उसका मतलब होता है हमारा यंग मॉडुलस। और जो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो होती है हमारी रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज यंग मॉडुलस। मीन्स जो हमारा यंग मॉडुलस होता है वो होता है हमारा रेशो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का, मतलब कि जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगती है वो मतलब लेंथ के चेंज होने से, एंड स्ट्रेन का मतलब अगर लेंथ में कोई चेंज आए तो वहाँ पर होते हैं हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। उन दोनों के रेशो विद इन द इलास्टिक लिमिट उसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, इसका मतलब है डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स, मतलब कि जो यंग मॉडुलस होता है वो मतलब सिर्फ हमारा सॉलिड के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि जो लेंथ में चेंज आ सकता है वो सिर्फ सॉलिड के आ सकता है। ऐसे तो है नहीं लिक्विड की लेंथ चेंज होगी, लिक्विड पहले 5 मीटर, वैसे तो लिक्विड 5 मीटर का पहले हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मतलब मेनली जो ये यंग मॉडुलस होता है ये सिर्फ हमारा सॉलिड के लिए होता है। और जो यंग मॉडुलस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ के। और जो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा y इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई स्क्वायर स्मॉल एल, मतलब वाई मतलब जो ये गामा है, गामा का मतलब है हमारा यंग मॉडुलस, एम जी मतलब एम हमारा जो ऑब्जेक्ट का मास है, जी मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल एल का मतलब है जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है, पाई स्क्वायर पाई का मतलब जो एक वैल्यू है, और आर स्क्वायर जो उसका रेडियस, आर मतलब उसका जो रेडियस था, और स्मॉल एल का मतलब है जो हमारा लेंथ में चेंज आया है। तो ये होता है हमारा यंग मॉडुलस। नेक्स्ट आते हैं हमारे इलास्टोमर्स, मतलब कि ये भी हमारे एक तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। देखते हैं द मटेरियल विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू अ लार्जर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन आर नोन एज इलास्टोमर्स। फॉर एग्जाम्पल अरोटा, मतलब कि ब्लड वेसल, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसी चीज़ें मतलब कि जिनको हम बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो सकता है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सटेंशन या फिर बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है एक तरह अरोटा, वो होता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, मतलब कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है हमने उस पर डीफॉर्म फोर्स लगाई है, उसकी लेंथ में चेंज आया, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रिलेटेड है, तो अगर उसकी लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज आया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, यूज कर सकते हैं। ये वो आता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, मतलब कि चेंज इन लेंथ अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ है इंटू 100। इससे हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ है वो आ जाएगा। या फिर हम इसकी जगह दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं एफ अपॉन ए वाई ए गामा इंटू 100, मतलब फोर्स कितना हमने डीफॉर्म फोर्स कितना अप्लाई किया है अपॉन जो उसका एरिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो, और जो मतलब यंग मॉडुलस कितना है उस ऑब्जेक्ट का वो इंटू 100। यहां से क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। नेक्स्ट आता है हमारा बल्क मॉडुलस, इसको हम डिनोट करते हैं के से, या फिर मतलब कैपिटल के से या फिर कैपिटल बी से। इसकी जो हमारी डायमेंशन इक्वेशन होती है वही हमारी जो प्रेशर वाली होती है वो होती है हमारी M(L-1 T-2), मतलब इसका मतलब होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस, मतलब कि विद इन द इलास्टिक लिमिट जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है उसका और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब F अपॉन A, और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है उसका मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इन दोनों से हमारा क्या आता है, बल्क मॉडुलस। जैसे कि
K इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि F अपॉन A अपॉन डेल्टा V अपॉन V। इसको अगर हम मतलब सही फॉर्म में लिखें तो ये आएगा हमारा K इज इक्वल टू माइनस P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, मतलब कि जो फोर्स अपॉन एरिया होता है वो होता है हमारा प्रेशर। तो यहाँ पर हमने लिखा है P, मतलब सही फॉर्म में लिखते हैं तो K इज इक्वल टू माइनस का PV अपॉन डेल्टा V। बी मतलब जो के है वो हमारा बल्क मॉडुलस, और जो हमारा पी है वो एक तरह प्रेशर है, और जो वी है वो हमारा वॉल्यूम, और डेल्टा वी मतलब चेंज इन द वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन का मतलब एक फिजिकल मीनिंग होता है। यहाँ पर फिजिकल मीनिंग का मतलब है कि जो हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब डिफॉर्म फोर्स है। हमने बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसका जो अपोजिशन कर रहा है वो होता है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमारा जो यहाँ पर प्रेशर यूज होता है वो एक तरह से हमारा मतलब इंटरनल होता है रिस्टोरिंग, तो इसलिए हम इसका फिजिकल मीनिंग देने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर नेगेटिव। जो हमारा मतलब मेन लास्ट फॉर्मूला आता है निकल के K इज इक्वल टू माइनस PV अपॉन डेल्टा V, ये होता है हमारा बल्क मॉडुलस। इसकी जो मतलब यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे हम मतलब डायग्राम में भी है कि हमने कोई हमारे पास बॉल थी, उसको मतलब प्रेशर से मतलब दबाया किया तो उसमें मतलब उसका वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ गया, वॉल्यूम था V, अब मतलब V माइनस डेल्टा V हो गया। तो उसने P प्रेशर से मतलब अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स लगा P प्रेशर पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसकी वजह से मतलब एक तरह से उसमें बल्क मॉडुलस आया। तो जो हमारा टोटल बल्क मॉडुलस होता है वो होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब होता है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि किसी बॉडी का अगर हम बल्क मॉडुलस निकाले, अगर उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो बताता है हमारे उसकी उस बॉडी की कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन पी, मतलब जो हमारा बल्क मॉडुलस है एक मतलब उसको हमने मतलब उल्टा कर दिया, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दिया। इसकी जो हमारी डायमेंशनल इक्वेशन होती है वो होती है m माइनस 1 L T माइनस 2, और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब कितनी आसानी, इसको मतलब जो हमारा सिंपल मीनिंग है कंप्रेसिबिलिटी का किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितनी आसानी से दबा सकते हैं, मतलब कितनी आसानी से प्रेस कर सकते हैं, वो बताता है हमारा उसकी कंप्रेसिबिलिटी। अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से दबा सकते हैं। मतलब कोई हमारी रबर बॉल है सॉफ्ट सी तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब हम उसको आसानी से अपने हैंड से प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा कंपैरिजन आता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस में, मतलब कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और जो लिक्विड होती है उसकी मीडियम होती है बीच में, और जो सॉलिड होता है उसकी सबसे कम होती है। मतलब कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मतलब उसमें हमें बहुत ज़्यादा पावर और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको प्रेस करने के लिए, और गैस में ऐसा मतलब करने के लिए सबसे कम। नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप का जो हमारा मॉडुलस आता है वो आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप आता है, वो आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और या उसका दूसरा नाम है शियर मॉडुलस। इसको मतलब इसकी डेफिनेशन है विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा मतलब होता है ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस वही था हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली, और जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन था उसका मतलब वही था जो हमारा रेशो था थीटा का, मतलब एक्स अपॉन एल। मीन्स जो हमारी अपर सरफेस थी उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था अपॉन जो हमारी जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच की जो लेंथ है उसका रेशो को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। इसको हम फॉर्मूला वाइज लिखते हैं तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा। मीन्स ईटा हमारा है मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जो हमारा एफ है वो है हमारा एक मतलब फोर्स, जो हमारा फोर्स वर्क कर रहा है, और जो हमारा ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो थीटा है थीटा का मतलब है हमारा शेयरिंग स्ट्रेंथ मींस एक्स अपॉन एल। इसकी जो यूनिट होती है वही हमारी सेम जैसे सबकी यूनिट चलती आ रही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, मतलब कि एक तरह का हमारा जो प्रेशर ही है तो इसकी जो यूनिट हो गई वो हो गई हमारी पास्कल। जो उसमें हम जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस है और जो शेयरिंग स्ट्रेस है उनके जो अलग अलग फॉर्मूले हैं निकालने के लिए वो होते हैं। जैसे शेयरिंग स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, और जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन है स्ट्रेन निकालने के फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। ये हमारे मतलब सेपरेटली फॉर्मूले हैं, ये मतलब ये हमारे ईटा में यूज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सम अदर इलास्टिक इफेक्ट, मतलब कि जैसे ये तो थे हमारे जो मतलब लेंथ में चेंज आ रहा है या फिर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है या फिर शेयरिंग में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं कुछ अदर इलास्टिक इफेक्ट, जैसे कि सबसे पहले आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसका मतलब होता है द डिले इन द रीगेनिंग ऑफ ओरिजिनल स्टेट बाय द बॉडी ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये जो हमारी जितनी भी डेफिनेशन है सम अदर इलास्टिक इफेक्ट की हमारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका मतलब होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब हमने
किसी मान लो बॉल है या फिर हमारे पास कुछ भी है, हमने इस पर फोर्स लगाया है, वो डिफॉर्म फोर्स लगाया है, उसकी शेप और साइज में कोई चेंज आ चुका है, लेकिन हमने डिफॉर्म फोर्स से कुछ टाइम बाद हटा लिया है, मतलब अपना जो प्रेशर था वो हटा लिया है, उसमें जो हमारी बॉडी थी उसमें शेप एंड साइज में उसका चेंज आ चुका है, लेकिन वो धीरे धीरे रीगेन कर रही है। तो वो जो धीरे धीरे रीगेन कर रही है, जो डिले हो रहा है रीगेनिंग करने में, उस डिले को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिक फटीग। इसका मतलब होता है लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कॉज्ड ड्यू टू द रिपीटेड अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स ड्यू टू विच मटेरियल इज सब्जेक्टेड। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई रबर बैंड है, हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं, मतलब बार बार खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बीच खींच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बार रिपीटिव कर रहे हैं, अल्टरनेटिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कभी मतलब उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, कभी वो मतलब अपनी डिफॉर्म फोर्स लगा रहे हैं, कभी वो ओरिजिनल शेप में आ रही है, कभी हम उसको चेंज कर रहे हैं, कभी वो अपने आप को चेंज कर रही है। तो ऐसे ऐसे मतलब ज़्यादा बार करने पर उसमें क्या हो जाता है, इलास्टिक फटीग हो जाता है, मतलब कि वो मतलब कुछ टाइम बाद उसकी जो इलास्टिसिटी है वही खत्म हो जाती है, वो जैसी मतलब एक शेप में आ गई, वो वापस से अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रीगेन करना भूल जा मतलब खत्म कर देती है। तो उस चीज को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डक्टाइल मटेरियल। इसका मतलब होता है दोज मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रीजन, मतलब कि इन अदर वर्ड्स, मतलब ये इसकी दूसरी मेन डेफिनेशन है द मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रीजन, और इन अदर वर्ड्स द मटेरियल इन विच फ्रैक्चर पॉइंट लाइज अवे फ्रॉम द इलास्टिक पॉइंट, एग्जांपल कॉपर आयरन एक्स्ट्रा। मतलब कि जो ये हमारा सेकंड डेफिनेशन है ये तो हम समझेंगे जो हमारा जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हमारा जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है उसमें समझते हैं, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज भी ये समझ लो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, मतलब कि जिनका जो प्लास्टिक रीजन होता है वो मतलब लार्ज होता है, जो मतलब प्लास्टिसिटी ज़्यादा शो करते हैं, जैसे हमारा जो आयरन है, जो कॉपर है, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। मींस सिंपल भाषा में जो मतलब जिसको हम बीटन भी करें या मतलब तोड़े फोड़े, वो मतलब टूटते नहीं है, मतलब हल्की फुल्की शेप चेंज हो जाती है लेकिन वो टूट के बिखरते नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम मटेरियल्स को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कॉपर होता है और आयरन होता है, मतलब जैसे कॉपर आयरन है उसको मेल्ट करके या फिर उसको मतलब ठोक पीट के हम मतलब उसका कुछ शेप चेंज करके वायर बना लेते हैं, कुछ मतलब कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ भी मतलब यूजफुल चीज़ें हम बना लेते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल आते हैं हमारे ब्रिटल मटेरियल। इसका मतलब है दोज मटेरियल विच हैव लेस प्लास्टिक रीजन, सच मटेरियल ब्रेक्स एज स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। मतलब कि जैसे डक्टाइल मटेरियल थे, हम उन पे प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब फोर्स उसको उनको पीट रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, वो मतलब अपनी शेप चेंज कर रहे हैं, लेकिन अपने प्लास्टिक रीजन है, शेप तो चेंज कर रहे हैं लेकिन टूट फूट नहीं रही है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, अगर हम मतलब कुछ उनकी एक लिमिट सी होती है, अगर उन लिमिट के बाहर हम उन पे फोर्स लगा दें, उनको ठोक पीट दे, तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। इनको जैसे इनका जो ग्राफ है, मतलब जैसे हम जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ समझेंगे, ये जो हमारे ब्रिटल मटेरियल्स और जो डक्टाइल मटेरियल के ग्राफ है ये हमारे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल स्ट्रेन। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेनली आ जाता है। इसका मतलब होता है द स्ट्रेन विच कम्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स is known as lateral strain। means for example जैसे if the force is applied along y axis and the lateral strain will be in x axis। मीन्स इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई रोड है, हम उसको खींचते हैं, तो क्या हो रहा है उसमें, जो उसकी जो लेंथ है वो तो मतलब बड़ी है, लेकिन साथ ही जो उसकी जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग मतलब लेंथ की साइड लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो हमारा मतलब जो उसके एक तरह से जो रेडियस है वो भी तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि पहले मान लो अगर रेडियस 10 थी, हमने उसको थोड़ा खींचा तो उसकी रेडियन 10 से कुछ कम हो जाएगी, कुछ पॉइंट्स कम हो जाए या फिर कुछ वैल्यू ही जैसे 9 या फिर 8 हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ कम हो रही है। तो फोर्स किस साइड लग रहा है हमारा, रोड, मतलब कि उसकी मतलब एक तरह रोड की साइड ही, जो हम मतलब उसको लेंथ की साइड लग रहा है, लेकिन चेंज कहां पर आ रहा है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। तो उस टाइप के स्ट्रेन को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। मींस लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। मीन्स वही की जो हम मतलब फोर्स लगा रहे हैं वो तो लगा रहे हैं हम लेंथ में चेंज करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ क्या चेंज हो रही है हमारी रेडियस, तो उसको हम रेडियस की फॉर्म में मतलब डायमीटर की फॉर्म में लिख देते हैं, वो लिखते हैं हम चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। मतलब कि पहले जो डायमीटर था अब जो डायमीटर है उनका वो अपॉन जो हमारा ओरिजिनल डायमीटर, वो हमें क्या बताता है, लेटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा पॉइजनस रेशो। इसका मतलब होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन विद इन द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विद द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजनस रेशो। मीन्स इसको एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मतलब कि पॉइजन रेशो का मतलब होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन विद द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशो। मीन्स कि हमारा जो लेटरल स्ट्रेन है मतलब डेल्टा डी अपॉन डी उसका, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है मतलब कि एल अपॉन कैपिटल एल, मतलब कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उन दोनों की रेशो को हम बोलते हैं पॉइजन रेशो। इसको हम डिनोट करते हैं
इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो होता है डेल्टा डी अपॉन डी, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब होता है जो हमारा लेंथ में चेंज आया हुआ होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम लिखते हैं एल अपॉन कैपिटल एल। तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला बन के आता है, मतलब जो टोटल फॉर्मूला बनता है वो बनता है जो हमारा सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन इज इन अपोजिट सेंस। मतलब कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो तो हम जो उसकी लेंथ है वो चेंज करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन हमारा साथ ही साथ जो रेडियस है वो अपने आप ही चेंज हो रहा है। तो ये होता है, ये मतलब उसका मतलब है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब कि ये तो हमें पता ही है, अगर किसी भी चीज़ का हम रेशो निकाल लें तो उसकी कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन हमारी नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब मेनली हमने 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं, जैसे कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो उनके बीच का रिलेशन है, जैसे सबसे जो ये रिलेशन है जितने भी हमारे, ये हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में इनको डायरेक्ट यूज करते हैं। ये हमारा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 2 ईटा ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। नेक्स्ट आता है हमारा मतलब यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स द बल्क मॉडुलस इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2 इंटू जो हमारा मतलब कि सिग्मा। मतलब सिग्मा का मतलब है यहाँ पर स्ट्रेस। ऐसे ही हमारे मतलब ये 4 रिलेशन है, इनको हमें मतलब डायरेक्टली याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसमें आता है हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ, मतलब कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हमारा एक ग्राफ आता है। तो ये जो भी मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्म फोर्स लगाते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो उसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ऐसा ग्राफ आता है। इसमें मेनली हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं, O, A, B, C एंड D। तो जैसे हमारा O से A तक पॉइंट होता है, इसमें हमें दिख रहा है कि ये मतलब यूनिफॉर्मली जा रहा है। A से B तक थोड़ा सा कर्व आता है, मतलब कि थोड़ा सा मतलब जो चेंज होता है। B से C तक वो एक हल्का सा स्ट्रेट लाइन चलता है। और जो हमारा C से D तक है, C से D तक वो एक मैक्सिमम तक जाकर फिर वो मतलब स्ट्रेट मतलब नीचे आ जाता है, एक तरीके से D पॉइंट पर वो नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व होता है। अब हम समझते हैं जैसे O से A तक जो हमारा पॉइंट है, O से A तक वहाँ पर होता है हमारा हुक लॉ इज वैलिड। मतलब कि जो हमारा हुक्स लॉ होता है, हमने अभी किया था कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड, वो यहाँ पर हमारा अप्लाई होता है। मतलब कि जितना भी हमारा जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं इतना इतना ही हमारा क्या हो रहा है, एक्सटेंशन। ये आता है हमारा O से A तक। नेक्स्ट आता है हमारा A से B तक। ए से बी तक हमारा थोड़ा सा एक कर्व आता है। तो जो जहाँ पर ये कर्व आना स्टार्ट होता है मतलब ए पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब कि वहाँ पर जाके उसका जो हुक्स लॉ है वो मतलब वैलिड नहीं होता है, उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो पॉइंट आता है वो ओ से बी तक। मतलब कि ओ से बी तक, ओ से बी तक होता है हमारा इलास्टिक बिहेवियर। मतलब कि जितना भी हम उसमें मतलब लोड लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, वो अगर हम उसको हटा रहे हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रीगेन कर रहा है। कहाँ तक, ओ से बी तक। नेक्स्ट आता है हमारा ओ से सी तक। मतलब कि नेक्स्ट पार्ट आता है जो हमारा वो आता है बी से सी तक। बी से सी तक क्या है, हमारा एक इलास्टिक लिमिट है। मतलब कि वो अपनी एक मतलब क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच चुका है। जैसे हम किसी बॉल को बार बार प्रेस कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो मतलब वो बार बार डिफॉर्म हो रहा है, बार बार अपनी रिकॉल कर रहा है। तो मतलब एक तरह से अपनी इलास्टिक लिमिट में लास्ट तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा सी से डी तक का पार्ट, जिसमें आता है हमारा प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर जैसे कि हम ग्राफ में देखते हैं, हम जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे हमारा स्ट्रेन हो रहा है। लेकिन सी से डी में एक पॉइंट मतलब बिल्कुल पीक पॉइंट पर जाकर मतलब एकदम ग्राफ नीचे आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेस एक मतलब मैक्सिमम पॉइंट तक गया, फिर हम जो है स्ट्रेस है वो स्ट्रेस तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो बॉडी में वो स्ट्रेन ही आ रहा है। मतलब कि जो चेंज है सिर्फ वही चेंज आ रहा है। और कुछ टाइम बाद जाकर जहाँ पर डी पॉइंट है वो उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही मतलब अपनी जो शेप है, जो साइज है, उसको मतलब खत्म कर देता है, मतलब टूट जाता है एक तरीके से। और जो हमारा डी पॉइंट है, डी पॉइंट के बाद उसमें आ जाता है एक परमानेंट स्ट्रेन। मतलब कि एक जो ऐसा चेंज आ चुका है कि वो मतलब चेंज जो है वो मतलब रीगेन नहीं कर पा रहा है अपनी ओरिजिनल शेप। तो ये डी पॉइंट के बाद, फ्रैक्चर पॉइंट के बाद हमारा एक ई पॉइंट आता है, मतलब उसके बाद जो एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। तो इस तरीके का होता है हमारा जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व होता है वो हमारा इस तरह होता है। इसमें मेनली हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं, ओ, ए, बी, सी, डी और ई। मतलब यहाँ से जैसे ओ से ए तक हमारा हमने समझा जो इलास्टिक लिमिट में है, ए पॉइंट हमारा जो प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, यहाँ से हमारा मतलब जो इलास्टिक लिमिट जो हुक्स लॉ है वो वैलिड नहीं होता है, मतलब उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। बी से सी तक होती है हमारी एक इलास्टिक लिमिट, मतलब कि
वहाँ पर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, जो स्ट्रेन लगा रहे हैं उसमें मतलब थोड़ा इक्वली मतलब है, लेकिन चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा अपनी प्लास्टिक बिहेवियर की साइड चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर सी से डी तक आता है हमारा, सी से डी तक एक तरह से प्लास्टिक बिहेवियर आता है, मतलब अपने वो पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है। एक हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम पर जाकर स्ट्रेस तो मतलब जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, मतलब कि चेंज होता चला जाएगा। हम अब उसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स अंदर से नहीं लग रहा है, और कुछ टाइम बाद डी पॉइंट के जाकर एक फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो स्ट्रेन है वो परमानेंट हो जाएगा, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो वो टूट जाएगा, या फिर मतलब जो उसमें चेंज आ चुका है, जैसे हमारा एग्जांपल था रबर बैंड का, तो रबर बैंड में जो चेंज आ गया अब वो चेंज हमेशा के लिए रहेगा। सो ये था हमारा जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है, ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए और वैसे भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के हर चीज़ के लिए हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला आता है लास्टली, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट इसको निकालते हैं फॉर एनर्जी डेंसिटी, मतलब कि ये तो था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम उस ऑब्जेक्ट की हम एनर्जी डेंसिटी निकाल ले तो हम मेनली इसको सिंपल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है हमारा एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वो आ जाता है हमारा एनर्जी डेंसिटी के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स टू बी पॉन्डर, मतलब कि इस चैप्टर के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मतलब हम सोचते हैं होता कुछ है लेकिन अलग आता है, मतलब यहाँ से एग्जामिनेशन में इन पॉइंट से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इन डेली लाइफ वी फील दैट मटेरियल विच स्ट्रेस is more elastic, but it is not true. In fact, material which stress to a lower extent for a given load is considered to be more elastic. मतलब जैसे हम वर्ड सुनते हैं इलास्टिक से हमारे दिमाग में मतलब एक सेंस बनती है, जो भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब चेंज कर लेगा अपने आप में, बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंज कर लेगा, तो वो उसको क्या होगा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये मतलब ट्रू नहीं है। ट्रू क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उस पर लोड लगा रहे हैं वो मतलब बहुत अपने आप में बहुत कम से कम चेंज करेगा, उस मतलब लोड को मतलब एक तरह से सह लेगा, लेकिन अपने आप में बहुत कम चेंज करेगा, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मोर इलास्टिक। नेक्स्ट आता है जो हमारा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें हमने मतलब कुछ चेंज करके एक डायरेक्ट और दूसरा फॉर्मूला निकाला है। ये जैसे हमें फॉर्मूला था एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की वैल्यू रख देते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वैल्यू रखते हैं, और मतलब थोड़ा कटवट करके जो हमारा लास्टली फॉर्मूला आता है मतलब एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू चेंज इन लेंथ, मतलब कि जो हमारा फोर्स है वो डिफॉर्म फोर्स लगा है, और जो स्मॉल एल का मतलब है जो चेंज इन लेंथ है, यहाँ से ये फॉर्मूला हमें बताता है जो एनर्जी कितनी मतलब जो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। नेक्स्ट आता है हमारा जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ होता है उसका क्वेश्चन, ये मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है और कई बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। यहाँ से आता है मतलब ये हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है, इसमें हमें ये नहीं बताया होता है कि कौन सी एक्सिस पर हमारा स्ट्रेस है और कौन सी मतलब यहाँ पर ग्राफ में नहीं दिया होता है, हमें अलग से बताया होता है। तो इसमें हमें 4 ऑब्जेक्ट या 3 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ABCD, उनके कुछ ग्राफ्स मतलब एंगल पे मिलते हैं। तो इसमें हमें क्या फर्स्ट पॉइंट आता है स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व गिव्स मतलब यंग मॉडुलस, मतलब कि अगर जो हमारा स्ट्रेस है वो वाई एक्सिस होता है और जो स्ट्रेन है वो एक्स एक्सिस पर होता है, तो हमें क्या मिलता है यंग मॉडुलस। तो उसके हिसाब से हम इसमें बता सकते हैं कि किसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है, किसका यंग मॉडुलस, मतलब यहाँ से क्वेश्चन वही आता है विच ऑब्जेक्ट हैव मैक्सिमम यंग मॉडुलस, या फिर किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो हम यहाँ जब हमें पता होगा कि स्ट्रेस वाई एक्सिस पे है या फिर स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे है तो हमें क्या मिलेगा, तो हम वहाँ से जब तभी बता पाएंगे। जैसे अगर वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है तो हमें मिलेगा गामा, मतलब कि यंग मॉडुलस। और अगर स्ट्रेन आ जाए हमारे वाई एक्सिस पर और जो स्ट्रेस है वो आ जाए एक्स एक्सिस पर तो हमें मिलेगा रेसिप्रोकल ऑफ गामा, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ यंग मॉडुलस। मतलब कि इन दोनों केसेस में जो हमारा आंसर आता है, मतलब अगर किसी का आंसर ए आ रहा है तो दूसरे वाले का आंसर डी आएगा। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा स्ट्रेस है वो वाई एक्सिस पर है या फिर एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कौन कौन से हैं स्ट्रेस या स्ट्रेन, उस हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि यंग मॉडुलस आया है या फिर हमारा रेसिप्रोकल ऑफ यंग मॉडुलस आया है। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 9th क्लास 11th फिजिक्स, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आपका अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट करें या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें मतलब DM करें, या फिर आपका कोई भी सजेशन है या फिर आपको कोई इंप्रूवमेंट लगता है वीडियो में तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करें, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें। और अपने जो आपका फ्रेंड है जो जिसको इस मतलब वीडियो की नीड हो सकती है या फिर वो भी आपके साथ ही मतलब आपकी क्लास में, तो उसको वीडियो शेयर करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।